स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में 9th क्लास का साइंस चैप्टर 6 यानी उत्तक का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहला वीडियो में पार्ट 1 में देखे थे पादप उत्तक। अभी देख रहे हैं पादप उत्तक में का उत्तक देखे थे। पादप उत्तक में एक विभाज्य उत्तक, एक अस्थायी उत्तक। तो विभाज्य उत्तक हो गया था। विभाज्य उत्तक में 3 तरह का देखे थे। एक शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, शीर्षस्थ यानी जो ऊपर में होता है, सबसे ऊपर में या सबसे नीचे, यानी जो लंबाई में वृद्धि कराता है, या ऊपर की लंबाई या नीचे जड़ की लंबाई, तो लंबाई की वृद्धि कराता है उसको शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। उसके बाद एक देखे थे शीर्षस्थ को इंग्लिश में एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और दूसरा था पार्श्व विभाज्य उत्तक। पार्श्व विभाज्य उत्तक यानी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो क्या करता है, मोटाई को बढ़ाता है, मोटाई में वृद्धि लाता है। और एक था अंतःवृष्ट विभाज्य उत्तक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये क्या करता है, जहाँ पे डाली निकलता है, पत्ता निकलता है, तो वो नोड में रहता है ना, जो डाली उली निकलता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया था विभाज्य उत्तक। विभाज्य उत्तक का एक खासियत क्या है, उसका काम क्या है, कार्य क्या है। तो विभाज्य उत्तक जो है विभाजित हो करके और नए नए कोशिका का निर्माण करता है, और नया नया जो कोशिका बनता है उसी से फिर उसका ग्रोथ होता है। तो विभाज्य उत्तक का मेन काम है डिवीजन करना और ग्रोथ करना, यानी वृद्धि करना, चाहे तो लंबाई में वृद्धि या मोटाई में वृद्धि या डाली उली निकालना, यानी जहाँ पे भी वृद्धि होगा विभाज्य उत्तक। अब वही विभाज्य उत्तक का दूसरा देखे थे, एक विभाज्य उत्तक और दूसरा देखे थे क्या होता है, अस्थायी उत्तक, है ना। तो अस्थायी उत्तक आज पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, ये परमानेंट टिश्यू देखिए क्या है, अस्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। अस्थाई या नाम से यहाँ पे पता चल रहा होगा, या परमानेंट, तो इससे पता चल रहा है ये परमानेंट टिश्यू है, मतलब इसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह, उत्तक क्या है, तो कोशिकाओं का एक समूह है। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो विभाजित होना बंद हो जाए, जिसमें विभाजन बंद हो जाता है, विभाजन खत्म हो जाता है, तो वो बन जाता है परमानेंट टिश्यू। तो ये भी एक तरह का क्या है, विभाज्य उत्तक ही है ना। ये भी विभाज्य उत्तक है, लेकिन विभाज्य में क्या है कि जब तक बढ़ते रहेगा तब तक कहेगा विभाज्य उत्तक। अब जब ग्रोथ उसका रुक जाए, विभाजन की क्षमता खत्म हो जाए, तब उसको कहेंगे ये अस्थायी उत्तक हो गया, ठीक है। कोई भी चीज़ है, जैसे मान चलिए एक पौधा है, एक पेड़ है, कुछ भी है, तो ऊपर में ग्रोथ कर रहा है, तो ग्रोथ जहाँ का कर रहा है ना, जैसे लंबाई में वृद्धि कर रहा है, तो यहाँ पे है विभाज्य उत्तक। मोटाई बढ़ रहा है, मतलब विभाज्य उत्तक है, जहाँ जहाँ वृद्धि हो रहा है विभाज्य उत्तक है। और एक खास मोटाई के बाद देखते होंगे पेड़ उड़, वो खास मोटाई तक पहुँचने के बाद वो स्थिर हो जाता है, फिर वो और ज़्यादा मोटा नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ का जो विभाज्य उत्तक था वो अब बदल चुका है अस्थायी उत्तक में, परमानेंट टिश्यू में। अब उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, अब उसमें विभाजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो विभाज्य उत्तक जब तक विभाजित होते रहेगा विभाज्य उत्तक हो गया, विभाजन होना बंद हो गया तो वही वाला उत्तक कहा जाएगा अस्थायी उत्तक। तो ये अस्थायी उत्तक कुछ और दूसरा नहीं है, वही विभाज्य उत्तक है। विभाज्य उत्तक जब तक ग्रोथ रहे तब तक विभाज्य उत्तक, जब न्यूट्रल हो जाए, ग्रोथ खत्म, तो उसको अस्थायी उत्तक, है ना। जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी जीवित सजीव है, तो एक ग्रोथ होता है, जैसे इंसान कितना लंबा, जैसे हम इतना लंबा अभी है, जितना भी है, क्या हम और ऐसा लंबा होते रहेंगे जीवन भर, पूरा जिंदगी भर? तो कोई लंबाई नहीं बढ़ेगा या मोटाई नहीं बढ़ेगा, नहीं तो ये लंबा होते होते पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, लंबाई में वृद्धि होना या मोटाई वृद्धि होना और थम गया, रुक गया। तो जब थम जाएगा, रुक जाएगा, तो वही उत्तक जो विभाजित हो रहा था, वही वाला उत्तक को आप कहेंगे अस्थायी हो गया बाबू। अब इसमें कोई किसी प्रकार का विभाजन नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। तो खैर ये एग्जाम्पल के लिए आदमी का बोल रहे हैं, ये अस्थायी उत्तक, ये सब उत्तक पौधा का पढ़ रहे हैं, ठीक है, पौधा में होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्या है, इसमें अगर लिखना चाहे तो ये उन विभाज्य उत्तक, विभाज्य उत्तक से उत्पन्न होता है
जो विभाजन की क्षमता खो देता है। विभाजन की क्षमता खो देता है, याद रहेगा, विभाजन की क्षमता खो देता है, वैसे ही वाला विभाज्य ऊतक को कह देंगे अस्थायी ऊतक, ठीक है। और ये क्या होता है, अस्थायी ऊतक जो है जीवित या मृत दोनों हो सकते हैं, ठीक है, जीवित या मृत दोनों तरह के कोशिका इसमें पाया जाएगा। इसमें जीवित कोशिका भी रहेगा और मृत कोशिका भी, है ना। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। विभाज्य ऊतक से उत्पन्न होता है, ये क्या कहाँ से उत्पन्न होता है, अस्थायी ऊतक, तो विभाज्य ऊतक से उत्पन्न होता है। जब ये विभाज्य ऊतक विभाजित होना बंद कर दे, विभाजित होने की क्षमता को खो दे, तब बन जाता है वो अस्थायी ऊतक। और अस्थायी ऊतक में जो होता है जीवित या मृत दोनों तरह के कोशिका हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली मृत कोशिका रहेगा या खाली जीवित, दोनों तरह की कोशिका होता है। अब ये अस्थायी ऊतक को भी 2 भागों में बांटा गया है। अस्थायी ऊतक को 2 भाग में पढ़ेंगे। एक होता है सरल अस्थायी ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक। एक होता है जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जटिल यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो अस्थायी ऊतक को 2 भाग में बांटा गया है। एक हो गया सरल अस्थायी ऊतक और एक जटिल अस्थायी ऊतक। नाम से समझिएगा, सरल मतलब सिंपल, है ना, सरल अस्थायी ऊतक सिंपल। तो सिंपल वर्ड आ रहा है, इससे मतलब इसमें है कि कुछ ना कुछ कोई चीज़ है जो सिंपल रहेगा, और जटिल माने थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, जटिल रहेगा, है ना। तो इसमें क्या है, ऊतक क्या चीज़ से बना है, ऊतक क्या है, तो कोशिकाओं का समूह है। तो जब भी यहाँ पे बात होगी तो कोशिका की, है ना, तो इसीलिए ऊतक पढ़ रहे हैं, लेकिन कोशिका का जिक्र हो रहा है ना, तो घबराना नहीं। तो यहाँ पे देखिए सरल अस्थायी ऊतक, तो इसमें जो ऊतक, ये जो सरल अस्थायी ऊतक है, इसमें जो कोशिका रहता है वो सेम टाइप का, एक ही जैसे कोशिकाओं का समूह होता है, एक ही जैसे कोशिकाओं से बना होता है सरल अस्थायी ऊतक, ठीक है। एक ही तरह का कोशिकाओं से बना होता है सरल अस्थायी ऊतक। और जटिल अस्थायी ऊतक उसका उल्टा हो जाएगा, इसमें अलग अलग तरह के कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। सेम टाइप का कोशिका पाया जाएगा, एक ही प्रकार का कोशिका पाया जाएगा, तो उसको सरल अस्थायी ऊतक कहेंगे। और इसमें जटिल अस्थायी ऊतक में अलग अलग तरह के कोशिका पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये नाम से इतना से याद रखिएगा, सरल माने एक जैसा कोशिका इसमें रहेगा, और जटिल में अलग अलग टाइप का। एक जैसा मतलब ये देखिए, सरल अस्थायी ऊतक में अगर जीवित कोशिका है तो सिर्फ जीवित कोशिका रहेगा, इसमें जीवित और मृत दोनों रहेगा, ठीक है। तो एक जटिल मतलब अलग अलग टाइप का कोशिका उसमें पाया जाएगा, इसमें एक ही तरह का कोशिका पाया जाता है, ठीक है। तो इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर जटिल ऊतक में आएंगे, ठीक है। देखिए, सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार का होता है। क्या होता है सरल अस्थायी ऊतक, ये तो समझ में आ गया। ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह, एक ही प्रकार का कोशिका का समूह, इसमें एक ही प्रकार का कोशिका पाया जाता है, ठीक है, सरल अस्थायी ऊतक में। सरल अस्थायी ऊतक 3 होता है। एक को बोलते हैं पैरेन्काइमा, है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में पैरेन्काइमा ही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में पैरेन्काइमा। लेकिन अगर इसका शुद्ध हिंदी कहा जाए तो इसका होता है मृदूतक, है ना, मृदूतक इसका हिंदी हो गया। लेकिन पैरेन्काइमा याद रखिएगा, है ना, एनसीईआरटी बुक में भी यही है। मृदूतक ऐसे भी अजीब टाइप का, हिंदी में बड़ा अजीब लगता है ना। तो पैरेन्काइमा एक होता है, एक होता है कोलेनकाइमा, और एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार का।
एक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इंग्लिश से याद रखिएगा, मृदुतक, स्थूलकोनुतक और दृढ़ोतक, ये थोड़ा अजीब टाइप का नाम है। मेन इसको याद रखिएगा, एग्जाम में भी इसी से लिखना है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी सब एक ही रहेगा इसमें। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, 3 गो है ना, 3 गो माँ, कोलोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कौन सा माँ, कोलेनकाइमा, एक पैरेन्काइमा है ना। 3 ठो याद रखिएगा सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एक एक करके हम तीनों प्रकार को देख लेते हैं। पैरेन्काइमा को पहले देखते हैं, ये क्या होता है, ये किस तरह के कोशिकाओं से बना होता है। देखिए पैरेन्काइमा जो बना हुआ है जीवित कोशिका से, इसमें जीवित कोशिका पाया जाता है, ठीक है। पैरेन्काइमा में जीवित कोशिका पाया जाता है और इसमें अंतः कोशिकीय स्थान होता है, अंतः कोशिकीय स्थान उपस्थित। अंतः कोशिकीय स्थान यानी कि कोशिकाओं के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है ना, अंतः कोशिकीय स्थान यानी कोशिकाओं के बीच में हल्का फुल्का गैप पाया जाता है इस प्रकार के ऊतक में, है ना, पैरेन्काइमा में। तो पैरेन्काइमा क्या है, तो ऊतक क्या है, तो कोशिकाओं का समूह है। तो इसीलिए इसका जो कोशिका का समूह है वो कैसे कोशिका का समूह है, तो जीवित कोशिका होता है। और ये जो कोशिका से बना हुआ है उस सब कोशिका के बीच में रिक्त स्थान होता है ना। अंतः कोशिकीय स्थान यानी एक कोशिका यहाँ है, एक कोशिका यहाँ, एक कोशिका यहाँ, तो यहाँ ये रिक्त स्थान हो रहा है ना। तो इस तरह से रिक्त स्थान होता है इन कोशिकाओं के बीच में, और यही रिक्त स्थान के कारण इसमें लचीलापन आता है, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है, लचीलापन। लचीलापन मतलब क्या समझ में आता है, लचीलापन जैसे डाली है पेड़ का, झुक जाता है, टूटता नहीं जल्दी, है ना, झुक जाता है इधर उधर। तो ये झुक रहा है, जो लचीलापन जो आ रहा है, लचक पचक हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो अंतः कोशिकीय स्थान, कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान है जिसके कारण उसको जगह मिल जाता है इधर उधर मुड़ने के लिए, है ना, वो जल्दी टूटता नहीं है। तो ये पैरेन्काइमा का कैसा कोशिकाओं से बना है, तो जीवित कोशिका, और वो जो कोशिका है उसमें रिक्त स्थान बीच में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें कोशिका भित्ति इसका एकदम पतला होता है ना, कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति पतली होती है ना, इसका कोशिका भित्ति पतली होती है और कोशिका द्रव सघन एकदम गाढ़ा होता है ना। कोशिका द्रव सघन मतलब बहुत ज़्यादा कोशिका द्रव जो है एकदम गाढ़ा कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो ये सब कोशिकाओं का ये सब खासियत याद रखिएगा, है ना। और इसमें केंद्रक भी होता है ना, केंद्रक बोलते हैं। ऐसे इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा याद रखिएगा 3 खासियत इसका है ना। ये जीवित कोशिकाओं का समूह है और ये जो कोशिका है इसके बीच में रिक्त स्थान उपस्थित होता है जिसके कारण इसमें लचीलापन आता है। और कोशिका भित्ति इसका पतली होती है। कोशिका भित्ति जो समझ में आता है, कोशिका का सबसे बाहर वाला परत है ना, तो वो बहुत पतला होता है और कोशिका द्रव सघन यानी गाढ़ा होता है। तो ये इसका खासियत हो गया। अगर कार्य की बात करें तो कार्य क्या है इसका, स्थिति पहले देख लेते हैं, कहाँ रहता है ये स्थिति। तो इसका स्थिति यानी ये जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा ये पौधे के हर भाग में पाया जाता है। तना, जड़, पत्ती, ये हर भाग में पाया जाता है, ठीक है। तना में भी, जड़ में भी, पत्ती में भी, फूल भी होता है तो फूल में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये पौधे के सभी भागों में उपस्थित होता है, सभी भागों में, है ना। पौधों के सभी भागों में ये पैरेन्काइमा ऊतक जो है पाया जाता है। चाहे तनाव की बात करें, जड़ की बात करें, पत्ता, फूल, हर जगह ये पाया जाता है, ठीक है। इसका कार्य क्या है बाबू, तो इसका काम है भोजन को संचित करना, भोजन को इकट्ठा करना कह सकते हैं, इकट्ठा करना, भोजन को
इकट्ठा करना इसका काम है, ठीक है, एकत्रित करना, जमा करना। पहला काम समझ में आ रहा, भोजन को इकट्ठा करना, और यांत्रिक मजबूती प्रदान करना, यांत्रिक मजबूती प्रदान करना। भोजन जो बनता है वो इसमें इकट्ठा रहता है, ठीक है, भंडारण, भोजन का भंडारण ये करता है, और यांत्रिक मजबूती यानी अंदरूनी शक्ति देता है, मजबूती से उसको खड़ा रखता है, अंदरूनी मजबूती इस ऊतक द्वारा मिलता है, ठीक है। पैरेन्काइमा क्या है, तो आंतरिक मजबूती देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, अंदर से ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो ये पैरेन्काइमा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पैरेन्काइमा जीवित कोशिकाओं का समूह है, यह अंतःकोशिकीय स्थान इसमें उपस्थित होता है, जिसके कारण लचीलापन आता है। कोशिका भित्ति पतली और कोशिका द्रव्य सघन होता है। इसका स्थिति मतलब कहाँ रहता है, तो तना, जड़, पत्ती, फूल हर जगह पौधों के हर भाग में पाया जाता है। भोजन को काम इसका भोजन को इकट्ठा करना यानी भंडारण करना और यांत्रिक मजबूती प्रदान करना, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगला देखते हैं पैरेन्काइमा के बाद कोलेन्काइमा देखते हैं। अच्छा, पैरेन्काइमा का अलग अलग रूप भी होता है, दो रूप, उसको भी देख लेते हैं पहले, ठीक है। पैरेन्काइमा का रूपांतरण, देखिए ये रूपांतरण हो जाता है, रूपांतरण मतलब बदल जाता है कभी। देखिए कैसे, देखिए जब पैरेन्काइमा का जो कोशिका है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पढ़ाए थे कोशिका में, है ना। तो ऐसा पैरेन्काइमा कोशिका, जब पैरेन्काइमा कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित हो जाए, यानी क्लोरोप्लास्ट भी अगर इस कोशिका में पाया जाए, तो इसका नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है क्लोरेन्काइमा, ठीक है। नाम थोड़ा सा बदल जाता है जब इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। पैरेन्काइमा कोशिका में जब क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो ये बन जाता है क्लोरेन्काइमा, ये क्लोरेन्काइमा कहलाती है, जो कि कैसा रहता है, हरा रंग का होता है ना। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है लवक पादप कोशिका में, जिससे क्लोरोफिल बनता है, क्लोरोफिल से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो हरे पत्तों में पाया जाता है या छोटे छोटे डालियों में, पतला हरा जो डाली होता है, पतला पतला शाखा, उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट अगर पाया जाएगा इस पैरेन्काइमा कोशिका में तो उसका नाम थोड़ा सा बदल जाता है, क्लोरेन्काइमा। और ये जो क्लोरेन्काइमा है, क्यों नाम बदला, तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इसलिए। और ये कहाँ पे पाया जाएगा, हरे पौधों के हरे भाग में, है ना, जैसे पत्ता में, और पत्ता से पहले जो थोड़ा डंठल सब रहता है उसमें पाया जाता है। और इसका काम क्या हो जाता है उस समय, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण करता है जब इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो थोड़ा सा देखिए नाम याद रखिएगा, पैरेन्काइमा बन जाता है क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, है ना। क्लोरेन से क्लोरोफिल से याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट से ही नाम पड़ गया, या क्लोरोफिल से क्लोरेन्काइमा। और काम इसका क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। कहाँ पाया जाएगा, तो पत्तों में, है ना, पत्तों में, हरे पत्तों में, ठीक है। इसी तरह देखिए जब अंतःकोशिकीय स्थान बढ़ जाता है, पैरेन्काइमा कोशिका में जब अंतःकोशिकीय स्थान बढ़ जाता है तो उस स्थान में वायु भर जाती है। तो क्या होता है, उसमें वायु भर जाती है। देखिए कोशिकाओं के बीच में बोले थे, जो पैरेन्काइमा ऊतक का जो कोशिका है, उस सब कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान होता है, मैंने खाली जगह। तो अगर वो रिक्त स्थान, अंतःकोशिकीय स्थान जो है वो बढ़ गया, बड़ा हो गया, तो रिक्त स्थान बढ़ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वायु भर जाता है। तो वायु भर जाएगा तो ये कहा जाएगा यहाँ पे एरेन्काइमा, है ना, क्या कहेगा, एरेन्काइमा, एरेन्काइमा। ध्यान दीजिएगा, नाम थोड़ा लग रहा होगा, अगर शुरू पहली बार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा नाम लगेगा अजीब अजीब, लेकिन सब एक दूसरे से मिलता जुलता है ना। एक दो बार पढ़िएगा सब समझ में आ जाएगा। देखिए पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो क्लोरेन्काइमा हो जाएगा, है। और इसमें अगर हवा भर गया, उसका रिक्त स्थान खाली जगह हुआ में अगर हवा भर गया तो हो जाएगा एरेन्काइमा। एरेन माने एयर, है ना, एयर से बना है एरेन्काइमा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा दोनों क्या है, पैरेनकाइमा का ही भाग है। पैरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट पा गया तो क्लोरेनकाइमा हो जाएगा, और अगर उसमें हवा भर गया तो वो एरेनकाइमा। अब ये हवा भरता है, ये ज़्यादातर जलीय पौधों में होता है, जलीय पौधों में। और जलीय पौधों में क्यों होता है, क्योंकि जलीय पौधों को पानी के ऊपर रहना है ना, तो ये जलीय पौधों में ज़्यादातर पाया जाता है। और इसका काम क्या है, उत्प्लावन बल प्रदान करना। उत्प्लावन बल प्रदान करना इसका कार्य है, ठीक है। उत्प्लावन बल क्या होता है, उत्प्लावन यानी जिसके कारण जो है लकड़ी वो पानी में तैर सकता है। तो वो रिक्त स्थान होता है, उसमें हवा भर जाता है, उसके कारण ही जो लकड़ी का टुकड़ा है वो पानी में तैर सकता है। तो पानी में तैरने का जो बल दे रहा है वो कौन दे रहा है, एरेनकाइमा है ना, एरेनकाइमा। हवा उसमें भर जाता है, जितना ज़्यादा हवा भरा हुआ रहेगा उतना ज़्यादा उसको नहीं डूबने का चांस है। हवा कम रहेगा तो डूब जाएगा। जैसे टायर में हवा भर के और ट्यूब में, टायर में नहीं, ट्यूब में हवा भर कर देते हैं ना, तालाब उलाब में मछली उछली मारते हैं, मतलब पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, हवा भर का, हवा सूख जाएगा तो नीचे। तो इसी तरह ये जो लकड़ी भी जो ऊपर ऊपर उबलते रहता है, डूबता नहीं है, तो उसका भी कारण है इसके जो कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान है तो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसमें हवा भर जाता है। हवा भर गया है इसलिए वो डूब नहीं रहा है। हवा कम हो जाएगा और जहाँ पे रिक्त स्थान कम होगा वो डूब जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये दो तरह का याद रखिएगा, पैरेनकाइमा एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो क्लोरेनकाइमा, हवा पाया जाएगा तो एरेनकाइमा, ठीक है। तो ये अधिकतर जलीय पौधों में पाया जाता है। अब ये पैरेनकाइमा खत्म हो गया, चलिए कोलेनकाइमा आप देखते हैं। पैरेनकाइमा हो गया, कोलेनकाइमा क्या होता है, तो कोलेनकाइमा भी जीवित कोशिकाओं का समूह है। इसका भी कोशिका जो होता है जीवित होता है ना, जीवित कोशिका। शॉर्ट में मेन पॉइंट को खाली लिख दे रहे हैं, जीवित कोशिकाएं इसमें भी होती है, ठीक है, जीवित कोशिकाएं होती है। और कुछ क्लोरोफिल युक्त होता है, कुछ क्लोरोफिल युक्त, कुछ में क्लोरोफिल भी पाया जाएगा, ठीक है। इसका भी कोशिका भित्ति पतली होती है, पतली कोशिका भित्ति, पतली कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति इसका पतला होता है, ठीक है। और इसका भी रिक्त स्थान जो होता है अंतःकोशिकीय स्थान, अंतःकोशिकीय स्थान उपस्थित होता है, यानी अंतःकोशिकीय स्थान इसमें भी होता है, यानी दो कोशिकाओं के बीच में गैप इसमें भी पाया जाता है। जीवित कोशिका होता है और कुछ क्लोरोफिल युक्त होता है। पतली कोशिका भित्ति होती है, वही कोशिका सबसे बाहर वाला झिल्ली पतला होता है। अंतःकोशिका स्थान इसमें भी होता है। इसका कार्य अगर देखा जाए, कार्य क्या है, तो इसका कार्य है यांत्रिक मजबूती प्रदान करना, मतलब ये भी अंदरूनी शक्ति देता है ना, अंदरूनी शक्ति प्रदान करना। और एक ठो इसका और काम है, कहा है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है, तो क्लोरोफिल के कारण भोजन का निर्माण है ना, तो क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए इसमें भोजन का निर्माण भी संभव है, ठीक है। अब कहिएगा उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उसमें भी वो जो कोशिका का समूह है उसमें भी कहीं कहीं क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो क्लोरोफिल पाया जाएगा तो उसको क्लोरेनकाइमा कहेंगे, है ना, क्लोरेनकाइमा बन जाता है। और ये कोलेनकाइमा में दोनों का गुण जो है कोशिका का लगभग सेम है, बस फर्क है यहाँ पे स्थिति देखते हैं, स्थिति नहीं देखे, मतलब कहाँ पाया जाता है, तो वो हर जगह पाया जाएगा, जड़ तना फूल पत्ता सब जगह। और ये जो पाया जाता है पत्तों के क्या बोलते हैं उसको, पर्वों में, जैसे ये डाली है यहाँ से पत्ता निकला ना, इसी तरह से ये मान चलिए पत्ता निकल गया, तो पत्तों के ये जो डाली है, डंठल है, क्या बोलते हैं उसको, पर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसमें ये पाया जाता है, ठीक है, पत्तों के यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे क्लोरोफिल भी थोड़ा बहुत रहता है, जिससे कि भोजन का निर्माण वहाँ पे होता है ना। ऐसा नहीं कि खाली पतइये में क्लोरोफिल का निर्माण होता है, शाखा में भी क्लोरोफिल का निर्माण होता है। क्या बहुत सारा ऐसा पौधा देखे होंगे जिसमें वैसा खास कोई पत्ता नहीं होता, उसमें सिर्फ शाखा होती है ना, तो शाखा से भी उसका जो है भोजन का निर्माण होता है। तो कोलेनकाइमा में भी सेम चीज़ है, लगभग
बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जीवित कोशिकाओं का समूह है, क्लोरोफिल युक्त होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है, अंतःकोशिका स्थान उपस्थित होता है, जिसके कारण इसमें लचीलापन इसमें भी आएगा ना। कार्य क्या है तो लचीलापन, लचक पचक इसके कारण होता है और अंदरूनी शक्ति देता है, मजबूती प्रदान करता है। क्लोरोफिल के कारण भोजन का भी निर्माण कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब एक ठो और है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए स्क्लेरेनकाइमा, ये तीसरा है। स्क्लेरेनकाइमा जो है मृत कोशिका, इसमें मृत कोशिका पाया जाता है। ठीक है, इसका जो कोशिका होता है मरा हुआ होता है, अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होता है, अंतःकोशिकीय स्थान अनुपस्थित, अंतःकोशिकीय स्थान इसमें अनुपस्थित होता है, यानी रिक्त स्थान कोशिकाओं के बीच में नहीं होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता है, यानी इसमें लचीलापन नहीं होगा, है ना। ये लचीलापन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, लचीलापन नहीं होगा क्योंकि इसमें रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो मृत कोशिका अंतःकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है, मृत कोशिकाओं का समूह है। इसका जो कोशिकाएं होती है वो मोटी और लंबी होती है, लंबी और मोटी। कोशिका इसका थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है, लंबा है नहीं, मोटी यानी कि उसका कोशिका भित्ति भी मोटा होगा। ठीक है, तो ये तीन खासियत देखिए। मृत कोशिकाओं का समूह है, कोशिकीय स्थान अनुपस्थित यानी नहीं होता है, और इसकी कोशिकाएं लंबी और मोटी होती है। स्थिति देखते हैं अगर इसका स्थिति, तो स्थिति देखिए पौधे के सबसे बाहरी आवरण जिसको बोकला कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉर्क, है ना, तो कॉर्क में पाया जाएगा। ठीक है, बीज का आवरण, बीज आवरण, बीज देखते हैं ना कठोर पूरा रहता है मजबूत, तो बीज का जो आवरण है, कवरिंग है, वो उसमें होता है ना। नारियल का, नारियल के रेशों में पौधों के छाल, जिसको कॉर्क भी कहते हैं, कॉर्क या हम लोग बोकला कहते हैं, मार के बोकला छोड़ा देंगे कहते हैं, तो ये बोकला सबसे बाहर वाला जो उजड़ जाता है ना, तो वही वाला में पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब काम क्या है तो मजबूती प्रदान करना है ना, कार्य मजबूती प्रदान करना और बाहर के वातावरण से बचाना, यही ना काम हो सबका, है ना। मजबूती प्रदान करना और बाहर का वातावरण से उसको बचाना, यानी कुछ वैसा अंदर बाहर ना होने देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये हो गया कौन सा ऊतक था, अस्थायी ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक का ये 3 पार्ट हो गया, 3 भाग हो गया। उसके बाद जटिल अस्थायी ऊतक पढ़ना है, तो चलिए जटिल अस्थायी ऊतक कल देखेंगे, है ना, थोड़ा कम है आज देखते हैं। जटिल अस्थायी ऊतक कल देखेंगे। और एपिडर्मिस एक छूट रहा है और वही कोर्क अभी आ रहा है, तो कोर्क छूट रहा है, कोर्क एक, और स्टोमेटा भी देख लेंगे। स्टोमेटा कोशिका भी हमको लगता पढ़ाए थे, लेकिन फिर भी यहाँ भी थोड़ा सा है। तो इसके बाद जटिल अस्थायी ऊतक देखेंगे जो कि 2 प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम, और उसके साथ साथ एपिडर्मिक्स होता है, पौधों के सबसे बाहर झिल्ली एक होता है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, जिसमें स्टोमेटा होता है। तो एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क, ये सारा चीज़ों को कल देखेंगे, यानी एक और पार्ट पढ़ेंगे तो ये कौन सा ऊतक खत्म हो जाएगा, कौन सा ऊतक, पादप ऊतक, है ना। उसके बाद जंतु ऊतक आएंगे, जंतु ऊतक में भी खतरनाक नाम मिलेगा, है ना, तो कम पढ़ते हैं। जंतु ऊतक को हमको लगता है एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे। हाँ, जंतु ऊतक अगर ज़्यादा थोड़ा 1 घंटा का वीडियो बना देंगे तो एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही देखिए। अस्थायी ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक देखें, 3 पार्ट उसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के, जिसमें देखेंगे जटिल अस्थायी ऊतक जो कि 2 प्रकार का होता है, फ्लोएम, जाइलम, और उसके साथ साथ एपिडर्मिस देखेंगे, कॉर्क देखेंगे और स्टोमेटा यानी रंध्र।